जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस अध्याय 2। इससे पहले अध्याय 1 समाप्त कर चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के अवयव के बारे में। किसके बारे में? भोजन के अवयव के बारे में। इससे पहले कि बता दें आपको कि नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम के लिंक पे जाना होगा, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भोजन के अवयव के बारे में। किसके बारे में? भोजन के अवयव के बारे में। इससे पहले पिछला अध्याय में हम लोग क्या पढ़ा था? भोजन के बारे में। किसके बारे में? भोजन के बारे में। हम जानते हैं कि मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में भोजन जो है का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ा कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा जो है क्या है? भोजन से मिलती है। इसीलिए भोजन एक महत्वपूर्ण मूल आवश्यकताओं में से भोजन जो है, जितने भी मूल आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह के हमें मूल आवश्यकता है कि घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? मूल ज़रूरी चीज़ है। उसी प्रकार से भोजन भी हमारे लिए क्या है? मूल आवश्यकताओं में से सबसे महत्वपूर्ण है भोजन भी। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं के लिए अनिवार्य ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से ही मिलती है। इसलिए भोजन क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भोजन एक या उससे अधिक संघटकों से बनता है। हमारा भोजन किससे बनता है? एक या उससे अधिक संघटकों से मिलकर बनता है। पिछले अध्याय में हम लोग भोजन के संघटक के बारे में बात किए थे। तो भोजन के संघटकों के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व हैं, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। यानी भोजन के संघटक के जो रासायनिक तत्व उसे क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के पोषकों को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। कितने? 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। 5 कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। आज के अध्याय में, इस अध्याय में भोजन के अवयव में इन्हीं सब पे बात करेंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, विटामिन और खनिज लवण। इन पोषकों के अतिरिक्त हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होते हैं। मतलब ये सब तो है ही पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इन सब के अलावा भी हमारे रुक्षांश तथा जल भी होते हैं, जो शरीर के लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुक्षांश और जल, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जल क्यों महत्वपूर्ण है? जल क्योंकि पाचन में मदद करता है, उत्सर्जन में मदद करता है जल, इसके लिए ज़रूरी है। और रुक्षांश जो है ये भी पाचन में मदद करता है, जो अपचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। रुक्षांश अपचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। तो आइए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है 3 तत्व से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के समान प्रकार कौन कौन सा है? शर्करा, स्टार्च या मंड, तीसरा सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट के समान प्रकार क्या है? शर्करा, स्टार्च, इसको मंड भी बोलते हैं, तीसरा सेलुलोज। शर्करा मीठे होते हैं। शर्करा कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे। शर्करा मीठे होते हैं। और ग्लूकोज जो है शर्करा का एक सरलतम प्रकार है। ये पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन कि शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप कौन सा है? तो क्या बताना है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है शीघ्रता से टूटकर क्या देता है? हमें ऊर्जा देता है। ग्लूकोज एकदम बहुत तेज़ी से टूटता है शरीर में,
शीघ्रता से टूटकर ऊर्जा देता है। इसीलिए रोगी या खिलाड़ी या शारीरिक श्रम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जब उनको अतिशीघ्र ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बहुत जल्दी ऊर्जा की अतिशीघ्र आवश्यकता होती है, तो उन्हें क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? आलू, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आलू है, चावल है, गेहूँ, शकरकंद, मकई इत्यादि। इन सब में क्या पाया जाता है? स्टार्च यानी कि मंड। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत तो हैं, लेकिन इसमें पाया क्या जाता है? मंड, स्टार्च। स्टार्च पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से? आलू, चावल, गेहूँ, शकरकंद, मकई। और पौधों का संचित खाद्य पदार्थ क्या है? मंड। जितने भी पौधे हैं उनमें भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या भोजन तैयार होता है, और जो तैयार होता है उसमें जो भोजन जमा होता है पौधों में, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में जमा होता है। संचित खाद्य पदार्थ क्या है? पौधों के स्टार्च। जंतु कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्य रूप से स्टार्च पर ही निर्भर रहते हैं, यानी कि हम लोग या जितने भी हम सब हैं जंतु कार्बोहाइड्रेट के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? स्टार्च पर। जितने भी जीव जंतु हैं वो मुख्य रूप से स्टार्च पर ही निर्भर रहते हैं या आश्रित होते हैं। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए। हम जानते हैं कि मनुष्य की मूल आवश्यकता, यानी हम लोगों की जितने भी मूल आवश्यकता है, जैसे मूल आवश्यकता में क्या क्या आ जाएगा? जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ें, उसे बोलते हैं मूल आवश्यकता। हमारे लिए वस्त्र ज़रूरी है, घर ज़रूरी है, उसी प्रकार से खाना ज़रूरी है, भोजन, तो उसी प्रकार से भोजन भी सबसे महत्वपूर्ण है। और जीवित प्राणियों के लिए होने वाली क्यों महत्वपूर्ण है भोजन? क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। इन सब के बारे में पिछले अध्याय में बात कर चुके हैं। हमारा भोजन जो एक या उससे अधिक संघटकों से मिलकर बनता है। भोजन के संघटकों के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व होते हैं, पोषक या पोषक तत्व। क्या होते हैं? पोषक या पोषक तत्व। भोजन के जो रासायनिक तत्व होते हैं उसे ही पोषक या पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इन पोषकों के अतिरिक्त, मतलब इन सब के अतिरिक्त भी हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में क्या होना चाहिए? रुक्षांश भी होना चाहिए और जल भी होते हैं, जो शरीर के लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट। अब इन सब के बारे में एक करके अध्ययन करेंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। सामान्य प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार कौन कौन सा है? शर्करा, स्टार्च यानी कि मंड और सेलुलोज। शर्करा मीठे होते हैं। ग्लूकोज शर्करा का क्या सरलतम प्रकार है? ग्लूकोज शर्करा का क्या है? सरलतम प्रकार है। ग्लूकोज जो है शीघ्रता से टूटकर ऊर्जा देता है। ग्लूकोज शीघ्रता से टूटकर ऊर्जा देता है। रोगी, खिलाड़ी या शारीरिक श्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन सभी को जब अतिशीघ्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब बहुत ज़रूरी जल्दी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है अतिशीघ्र, तो उन्हें क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, वो भी कौन सा? तो स्टार्च यानी मंड पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आलू, चावल, गेहूँ, शर्करा और मकई। पौधों का संचित खाद्य पदार्थ है। जितने भी पौधे हैं वो अपना भोजन किस रूप में जमा करते हैं? किस रूप में जमा करते हैं? स्टार्च या मंड के रूप में। किस रूप में जमा करते हैं? स्टार्च या मंड के रूप में। और हम लोग जो हैं पौधों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पौधे के भोजन क्या है? जमा रहता है स्टार्च या मंड। तो मुख्य रूप से जीव जंतु जो हैं स्टार्च पर ही निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? स्टार्च पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं स्टार्च की उपस्थिति की जांच। स्टार्च की उपस्थिति की जांच कैसे करते हैं कि इसमें मंड है या नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, कच्चा आलू लेते हैं, कच्चा आलू, और इसे काट लें। कच्चा आलू ले करके इसे काट लें। कटे भाग को तनु आयोडीन विलयन की कटे भाग पर तनु आयोडीन विलयन की 3 से 4 बूंद ड्रॉपर की सहायता से क्या करना है, इस पे डालना है। किस पे, कटे हुए भाग, जो आलू का कटा हुआ भाग है उस पे तनु आयोडीन विलयन की 3 से 4 बूंद। किसका बूंद, यहाँ से पूछा जाता है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किन विलयन की आवश्यकता होती है, तो तनु आयोडीन विलयन। कौन सा विलयन, तनु आयोडीन विलयन की 3 से 4 बूंद डालना है। कहाँ पे, जो आलू कटा है कटे भाग पे डालना है। किसकी सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से। अब आलू वह भाग जिस पर हम डालें तनु आयोडीन विलयन को 3 से 4 बूंद कटे आलू पर डालें, वह भाग जहाँ तनु आयोडीन विलयन डाला गया काला नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला नीला। यदि काला नीला रंग हो गया तो ये क्या बताता है, स्टार्च मतलब मंड है, उसमें मंड उपस्थित है। यही काला नीला रंग स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है। क्या करता है, पुष्टि करता है कि इसमें मंड है, इसमें आलू में। एक बार फिर से समझ लीजिए कि स्टार्च के जांच कैसे करना है, तो कि इसमें स्टार्च है या नहीं। स्टार्च की जांच करने के लिए आलू, जैसे आलू लिए और आलू में दिखाना कि स्टार्च है आलू में कि नहीं, तो काट लें इसको और कटे भाग पर तनु आयोडीन के विलयन की 3 से 4 बूंद डालना है और वह भाग जहाँ तनु आयोडीन विलयन डाला गया है यदि काला नीला हो जाता है, काला नीला रंग, तो समझ जाना है कि उसमें स्टार्च उपस्थित है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, कार्बोहाइड्रेट कार्य क्या है, ऊर्जा देना। क्या है, ऊर्जा देना। यह शरीर को ऊर्जा देता है और आवश्यकता से अधिक। यदि कार्बोहाइड्रेट का काम तो ऊर्जा देना, लेकिन यदि जो कार्बोहाइड्रेट को आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, यदि जो कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक मात्रा में लेते हैं, खाते हैं, तो शरीर में संचित भोजन के रूप में क्या हो जाता है, जमा होने लगता है, जमा होने लगता है, जमा होने लगता है। जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। यदि जंतु है तो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, और पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। और पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है, स्टार्च यानी कि मंड के रूप में। और आवश्यकता पड़ने पर ये दोनों जो जमा होता है, यदि आवश्यकता पड़ा ऊर्जा की, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये दोनों जो जमा है इसका उपयोग कब होता है, जब ज़रूरत पड़ता है ऊर्जा की। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसका, ग्लाइकोजन और स्टार्च का, जो दोनों जमा रहता है। दूसरा आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त यह नाइट्रोजन से भी मिलकर बना है। प्रोटीन पूछा जाएगा प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो क्या बताना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत क्या है, प्रोटीन के 2 स्रोत, एक पादप स्रोत। पादप स्रोत मतलब जहाँ से हमें पेड़ पौधों से कहाँ प्रोटीन मिलता है, पेड़ पौधों से प्रोटीन मिलता है। और एक जंतु स्रोत है, यानी जंतुओं से जो प्रोटीन मिलता है। तो पेड़ पौधों के कहाँ से मिलता है, दाल से। किससे, दाल हो गया, चना, सोयाबीन, मटर इत्यादि। और जंतु स्रोत कौन सा है, मांस, मछली, अंडा, दूध। मांस, मछली, अंडा, दूध, यह क्या है, जंतु स्रोत। ये सब जंतु से प्राप्त होते हैं। और दाल, चना, सोयाबीन और मटर ये सब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। लेकिन है दोनों क्या है, प्रोटीन के स्रोत। दोनों क्या है, प्रोटीन के स्रोत।
तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन सा है? दाल, चना, सोयाबीन, मटर। जंतु स्रोत, प्रोटीन के स्रोत जंतु में मांस, मछली, अंडा, दूध। ठीक, एक बार फिर से समझ लेना है। देखिए मैंने क्या बोला कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच कैसे करना है। तो सबसे पहले कच्चा आलू लेना है और उसे काट लेना है। क्या करना है? कच्चा आलू लेकर के काट लेना है और कटे भाग पर 3 से 4 बूंद डालना है। क्या चीज़ डालना है? तनु आयोडीन विलयन, तनु आयोडीन विलयन। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए, स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? किस विलयन का? तो बताना है तनु आयोडीन विलयन का। किस विलयन का? तनु आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। और जब कटे हुए भाग, जिस कटे हुए भाग पर आलू का जो कटे हुए भाग है वह उस पर क्या डाले थे? तनु आयोडीन विलयन डाले थे। यदि उसका रंग काला नीला हो गया, काला नीला रंग हो जाएगा, यदि हो गया तो क्या बताता है कि उसमें स्टार्च है, यानी कि मंड है, मंड की पुष्टि करता है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, यानी मुख्य रूप से यह क्या काम करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। और यदि जो कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को अधिक मात्रा में खाते हैं हम लोग, तब क्या होगा? यह संचित भोजन के रूप में जमा होने लगता है। और जंतु में जो होता है जमा ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होता है। और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कि इनका, इन सब का जो उपयोग किया जाता है आवश्यकता पड़ने पर, यदि ज़रूरत पड़ गया ऊर्जा का, तब इस ग्लाइकोजन और स्टार्च इस सब का उपयोग किया जाता है। वापस दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन और इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन से मिलकर बना है। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? प्रोटीन के स्रोत हैं दाल, चना, सोयाबीन, मटर, मांस, मछली, अंडा, दूध। ये सब क्या हैं? प्रोटीन के स्रोत हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रोटीन की उपस्थिति की जांच। प्रोटीन की उपस्थिति की जांच यानी कि प्रोटीन इसमें है कि नहीं खाद्य पदार्थ में, इसकी जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेना है, यानी जिस चीज़ में, जिस खाद्य पदार्थ का जांच करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, उसको पहले लेना है थोड़ी मात्रा। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसको पहले चूर्ण के रूप में बना लेना है, पीस लें या मसल लें। अब परखनली में कुछ जल डालकर सबसे पहले क्या करना है? खाद्य पदार्थ लिए थोड़ी मात्रा और उसको यदि ठोस है तो पीस लिए, चूर्ण बना लें। उसके बाद परखनली में रख करके कुछ जल डालकर उसे हिलाएं, अच्छी तरह से हिलाएं। फिर परखनली में 2 से 4 बूंद क्या डालना है? कॉपर सल्फेट डालें। उसके बाद 2 से 4 बूंद क्या डालना है? कॉपर सल्फेट तथा 10 से 15 बूंद कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। क्या डालना है? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब परखनली का पदार्थ यदि बैंगनी रंग का हो जाता है तो क्या समझना है कि उसमें प्रोटीन है। यदि खाद्य पदार्थ जो है परखनली में पदार्थ जो लिए थे, यदि बैंगनी रंग का हो जाता है तो मतलब उसमें प्रोटीन है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रोटीन की उपस्थिति की जांच कैसे करना है। सबसे पहले खाद्य पदार्थ लेना है, उसके बाद यदि ठोस है तो उसको पीस लें या मसल लें। अब परखनली में कुछ जल डालना है और डाल करके अच्छी तरह से हिलाएं। फिर परखनली में 2 से 4 बूंद क्या लेना है? कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, कॉपर सल्फेट डालना है। ठीक, 2 से 4 बूंद। उसके बाद उसी में 10 से 15 बूंद कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। यदि अब परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है तो मतलब समझना है कि उसमें प्रोटीन है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन
कैसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, किन किन क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए और कास्टिक सोडा, ये दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये दोनों पूछा जा सकता है। यानी प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। प्रोटीन के कार्य क्या हैं। पहला कार्य है शरीर की वृद्धि। प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों की मरम्मत करना। और यदि विशेष परिस्थितियों में, जब विशेष परिस्थिति आ जाए तो आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। प्रोटीन से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। कब, विशेष परिस्थिति में, जब बहुत दिनों तक खाना भोजन नहीं करते हैं तब लास्ट में प्रोटीन का पाचन होने लगता है और इससे ऊर्जा मिलता है। समझाइए, लास्ट स्थिति में। इसीलिए क्या बोला गया है कि विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन से यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रोटीन क्या है, मुख्य कार्य क्या है इसका, शरीर के वृद्धि करना मुख्य कार्य है। शरीर के वृद्धि के लिए अनिवार्य होने के कारण ही जब बढ़ते हुए शिशु या गर्भवती महिला को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। यानी शरीर के वृद्धि के लिए क्या है, प्रोटीन जरूरी है। इसीलिए जब छोटा बच्चा रहता है या माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भवती महिला को देखे होंगे आंगनवाड़ी से दाल दिया जाता है। दाल क्या, प्रोटीन के स्रोत है। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए उन लोगों को प्रोटीन दिया जाता है। हमारे शरीर की अस्थियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, बाल, नाखून इत्यादि मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किससे, प्रोटीन के बने होते हैं। ऊन तथा सिल्क भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी से। प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए किन किन दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ये ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण। ठीक, और प्रोटीन के कार्य क्या है, प्रोटीन के कार्य है शरीर की वृद्धि करना तथा टूटे फूटे भागों के क्या, मरम्मत करना, प्रोटीन के कार्य हैं। यदि विशेष परिस्थिति आ जाए तब इससे ऊर्जा मिलती है। इसे ऊर्जा देने का काम दो का है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा प्रदान होता है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। और शरीर के वृद्धि के लिए क्या, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब बढ़ते हुए शिशु तथा गर्भवती महिला को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की अस्थियाँ, जितने भी हड्डी हैं, अस्थियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, बाल, नाखून, ये सब मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, प्रोटीन के। ऊन तथा सिल्क भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।